बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। आज बच्चों हम जो सीखने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बेस पर एक तो एग्जाम के विषय इम्पोर्टेंट है ही बच्चों, साथ में किरचॉफ्स लॉ आपको ऐसा लॉजिक सिखाता है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सॉल्व करते हो, जब आपके सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जहां पर कि आप सिंपली जो है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज या करंट को आप निकाल नहीं पाते हो, तो वहां पर आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके जो है करंट या वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? तो आज हम किरचॉफ्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ के अंडर जो है हमारे पास दो लॉ है, जिनमें से पहला आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। दूसरा बच्चा आपके पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन तीन में से किसी भी एक नाम से जाना जाता है। तो वन बाय वन जो है हम दोनों को समझेंगे और डिस्कस करेंगे। Subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of our latest videos. तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर चीजों को समझो कि जंक्शन क्या होता है। पहले देखो, मान लो कि ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या है कि बच्चों देखो, आपको पता है कई बार एक प्लग से हमें कई सारी जगह पर कनेक्शन देने, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कनेक्शन के वायर को लेते हैं और एक जगह जोड़ के और एक सिंगल प्लग से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं मेन सप्लाई से। समझ में आया बच्चों? तो जो पॉइंट जहां पर कि आपके कई सारे वायर जुड़े हुए हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। जैसे आप 4-5 वायर अलग अलग जगह से आ रही है, दिवाली में आप क्या करते हो, अलग अलग बल्ब की लड़ी होती है, सारे लेकर आए प्लग, उनके वायर को एक जगह जोड़ के और एक प्लग में लगा दिया। तो ऐसा पॉइंट जहां पर आपके बहुत सारे वायर्स कनेक्टेड होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। और इस पॉइंट पे होता है कि कुछ वायर में से करंट आ रही होती है और कुछ वायर में से करंट जा रही होती है। तो ये पॉइंट, जैसे यहाँ पर देखो हमने 5 वायर का कनेक्शन लिया हुआ है और ये जिस पॉइंट पे जुड़े उस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। तो अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता क्या है? वो ये कहता है कि मान लो कि इनमें से कुछ में से करंट आपका एंटर कर रहा है और कुछ में से करंट निकल रहा है। नाम रख देते हैं इनका I1, I2, इधर से आया I3, I4, I5। ठीक है बच्चे? तो हमने क्या करा, यहाँ पर इन करंट्स को हमने दिखा दिया। तो अब ये स्टेटमेंट ये कहता है कि भाई जितना भी करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही जाएगा। मतलब कि अगर कुछ जितने भी वायर में से आ रहा है, सारा मिलाकर मान लो आ रहा है 5 एम्पियर करंट और 2 वायर में से जा रहा है बाकी, तो जितना करंट है कितना, 5 एम्पियर, तो बाकी 2 वायर में जो जाएगा मिला के टोटल जाएगा भी कितना, 5 एम्पियर। मींस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आपसे ये कहता है कि आपके जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। अगर 10 एम्पियर एंटर करेगा तो 10 एम्पियर ही उस करंट को वहां से लीव करेगा, जंक्शन से लीव करेगा। दूसरा एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इसको कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन इज 0। यानी जंक्शन में जितने भी करंट है उन सबका जो टोटल सम होता है वो 0 होता है। जैसे कि देखो, कोई चीज आ रही होती है तो उसको आप क्या लेते हो, पॉजिटिव, और कोई चीज जा रही होती है तो नेगेटिव। तो उस हिसाब से तो अब स्टेटमेंट इसकी पहले सबसे आप लिख लो। किसके लिख रहे हो? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ। समझ में आ गया? लिखो, it states that the total current entering to a junction is equal to the total current leaving through the junction। अब और करके इसकी एक दूसरी डेफिनेशन लिख लो, जौन सी मर्जी करो वो याद कर लेना। The total algebraic sum of the current at a junction is equal to 0। समझ में आ गई बात? तो अब यहाँ पर ध्यान दो, पहले स्टेटमेंट में क्या बोला भाई, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो आ कौन कौन रहा है जंक्शन पे, I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 तो जा रहा है, वो जाने में चला गया, I4 आ रहा है। अब जा कौन कौन रहा है, I3 और I4।
तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि भाई ये आने वाले करंट हुए और ये जाने वाले, तो जितने आए हैं उतना ही जाएगा। ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू 0। यानी I1 आ रहा है तो पॉजिटिव, I2 भी आ रहा है तो पॉजिटिव, I3 जा रहा है तो नेगेटिव, I4 आ रहा है तो पॉजिटिव, I5 जा रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव, इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो इनको जो नेगेटिव वाले टर्म उधर ले जाओ, सेम वही स्टेटमेंट वापस नहीं आ गया। I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ लूप लॉ, और दोनों स्टेटमेंट एक ही बात है, इसीलिए मैंने आपको बताया कोई सी भी स्टेटमेंट आप याद कर सकते हो। ठीक है बच्चे। तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। क्लियर हो गया नहीं है। जैसे कि इसमें छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि मैंने आपको ये एक इस तरीके का सर्किट दिया, ठीक है। मैंने कहा कि इधर से भाई 5 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, ओके, और इधर से जो आपका 1 एम्पियर आ रहा है। डन। तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो बड़ा ही सिंपल है। आ कितना रहा है, 5 प्लस 1 6, जा कितना रहा है 2 तो इधर चला गया 6 में से, तो बाकी इधर कितना जाएगा 4। सिंपल है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया बच्चों। अब हम समझेंगे सेकंड लॉ को। ठीक है। किरचॉफ सेकंड लॉ को समझने के लिए पहले आप जो है इसकी स्टेटमेंट को लिख लो। लिखो किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लिखोगे इसकी स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द rises and falls of potential in a closed loop is equal to 0। अब इसमें क्या कह रहा है कि मान लो कि आपके पास कोई एक सर्किट है, ठीक है। समझ में आ गई बात बच्चों। ये एक सर्किट हमने बना दी। यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी भी है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, और मान लेते हैं यहां पर भी हमारे पास एक बैटरी है, ओके, और इसके बाद यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है। समझ में आ गई बात। नाम रख देते रेजिस्टेंस का। ये R1 है, ये R2 है, R3, R4, R5। इसका वोल्टेज V1 मान लिया, इसका वोल्टेज V2 मान लिया। नाम रख देते हैं इस सर्किट का A, B, C, D। ठीक है। तो आपको ये बोलेगी कि अगर कोई भी एक क्लोज लूप लोगे तो उसमें देखो कुछ जगह पे क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कहीं पर आपको पोटेंशियल राइज होता है। जैसे कि बैटरी अगर आ जाए तो पोटेंशियल राइज हो जाता है, रजिस्टर आ जाए तो वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। समझ में आई बात बच्चों। तो आपसे बोला गया है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल राइज एंड फॉल हो रहे हैं उन सब का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा, उन सब का जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको सही से समझा दिया जाएगा, ध्यान दोगे। ओके। तो अभी आप ये स्टेटमेंट नोट कर लिया। बाकी मैं बता रहा हूँ इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, मैं इस लॉ के ऊपर आपको काफी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ध्यान देना, तो आपको ये ढंग से समझ में आ जाएगा। तो अब मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं। स्टेटमेंट तो क्लियर होगी कि द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे
कि आपको किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे मिलेगा। आपको क्लोज लूप में पोटेंशियल दो जगह पे मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा बैटरी के पास और दूसरा मिलेगा रजिस्टर के पास। समझ में आया? 2 पॉइंट माइंड में रखो। पोटेंशियल कहाँ कहाँ मिलेगा सर्किट में? बैटरी के पास और रजिस्टर के पास। बैटरी के पास कितना पोटेंशियल मिलेगा? जितना बैटरी का होगा। रजिस्टर के पास कितना होगा? जितना उसमें से करंट जा रहा होगा इनटू में रेजिस्टेंस। जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको देखना कितना पोटेंशियल यूज हुआ है, आप देखो उस रेजिस्टर में से करंट कितना पास हो रहा है और उसके रेजिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसके पास पोटेंशियल मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप क्लोज लूप में मूव करोगे तो आप अपने हिसाब से कोई एक नाम रख लोगे। कहीं से भी नाम रख सकते हो, किसी भी तरीके से। मान लो कि आपने नाम रख दिया इसका ABCD। क्या एक क्लोज लूप बन गया? ABCD। कहा? ये रास्ता खाली रह गया। तो यानी ध्यान रखना, जब भी आप क्लोज लूप लिखोगे, जिस लेटर से स्टार्ट करोगे वापस उस लेटर तक आना जरूरी है। अब इसके बाद देखो, आप लूप में अपने हिसाब से मूव करोगे। डन। सबसे पहले एक चीज और, लूप में कभी भी अगर करंट की डायरेक्शन दे रखी, ठीक है, नहीं दे रखी, तो किसी भी एक बैटरी से आप करंट शुरू कर दो। पॉजिटिव टर्मिनल से तो आई करंट शुरू कर दिया। अब ये सीधा इधर ही जाएगा, आई सीधा जाएगा, क्यों? कोई डिवीजन नहीं है ना। अब ये नहीं देखना कि दूसरे बैटरी का पॉजिटिव में कैसे एंटर कर सकता है। आपको बस एक बैटरी से शुरू करना और जैसे जा रहा है उसको लेते जाओ। तो ये इधर इसमें एंटर करेगा, इधर से निकलेगा, ठीक है, आई करंट ही चल रहा है और ये वापस आके उसी बैटरी में एंटर कर गया। तो ध्यान रहोगा, ध्यान रहेंगे ना बच्चे आपको? तो अब ध्यान दो। इसके बाद हम क्या है कि यहाँ पर लूप के हिसाब से चलना शुरू करेंगे। अगर जिस डायरेक्शन में मैं लूप में जा रहा हूं, सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी सेम वही है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम लेंगे पॉजिटिव। और अगर जिस डायरेक्शन में मैं लूप में मूव कर रहा हूं, करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मिलती है, तो आप जो पोटेंशियल ड्रॉप है उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस नेगेटिव यूज करोगे। दूसरी बात, बैटरी के लिए अगर मान लो मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो पहले बैटरी का टर्मिनल कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला, फिर नेगेटिव। तो अगर मैं लूप में जिधर से जिधर मूवमेंट कर रहा हूं, अगर किसी बैटरी का टर्मिनल सबसे पहले पॉजिटिव आता है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव लिखना है। और अगर मान लो कि आप इधर से इधर मूव कर रहे हो और अगर बैटरी का टर्मिनल क्या मिलता है आपको? नेगेटिव पहले मिलता है, तो आप उसका पोटेंशियल क्या लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। समझ में आया? बाकी चिंता मत करो, ये अभी पहला है, मैं इस तरीके का आपको बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ओके, तो ध्यान दोगे, हमने नाम लिया, पहले हम ए से बी जाएंगे। तो ए से बी में आपको जो है यहाँ पर पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ बीच में वायर में करंट दिखा रहा है, मतलब ये नहीं कि यहाँ आप पोटेंशियल लिख दोगे। पोटेंशियल आपको दो ही जगह मिलेगा। कहाँ कहाँ? या तो बैटरी के पास या फिर रेजिस्टेंस के पास। ठीक है ना बच्चों? तो अब ध्यान दोगे, हम ए से बी जा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस मिला इसमें से करंट कितना पास हो रहा है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? R1। हम जा किधर रहे हैं? ए से बी। करंट भी किधर जा रहा है? ए से बी। पोटेंशियल क्या होगा इसका? पॉजिटिव। कितना होगा? आई R1। अब हम कहा जा रहे हैं? ए से बी में और कोई तो नहीं है पोटेंशियल? नहीं है। अब जाएंगे बी से सी। कहा जाएंगे? बी से सी। बी से सी में आप देखोगे पहले आपको क्या मिल रहा है? R2, फिर R3, फिर बैटरी। तो 1 बाय 1 लिखते हैं। देखो बी से सी जा रहे, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, और करंट की वैल्यू अभी भी क्या है? आई। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया? आई R2। यहाँ पे कितना हो गया? आई R3। ठीक है, अब बैटरी आ गया, हम जा रहे बी से सी। बैटरी का टर्मिनल पहले कौन सा आया? पॉजिटिव। और पोटेंशियल कितना बैटरी का? V2। तो प्लस V2। समझ में आया बच्चों? अब क्या इस मूवमेंट में बी से सी में कुछ और बच गया? नहीं, सारे रेजिस्टेंस बैटरी कवर हो गए। अब सी के बाद फर्दर सी से कहा जाएंगे? डी पे। सी से डी में अगेन क्या मिल रहा है हमें? एक रेजिस्टेंस मिल रहा है R4 और करंट जा रहा है कितना? आई। तो क्या हो जाएगा?
IR4। और कुछ है नहीं है। अब देखेंगे मुझे डी से ए। डी से ए में पहले रेजिस्टेंस मिला, करंट के डायरेक्शन में ही है, I करंट है, IR5। इसके बाद आगे जैसे जाते क्या मिलता है आपको, बैटरी। और बैटरी के कौन से टर्मिनल में इस बार आप एंटर कर रहे हो, नेगेटिव। तो इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, -V1 इक्वल टू 0, क्योंकि लूप कंप्लीट हो गया ना, मैं ये तक आ गए। समझ में आया। बाकी मैं ये लूप लिखने का भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, ताकि आपको ढंग से ये लूप लिखना आ जाए। अगर ये लूप लिखना सीख गए फिर इनके बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो आप बड़े आराम से कर लोगे। घबराने वाली बात नहीं है। ये अभी जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो आपको ये चीजें बड़े आराम से बच्चों की तरह लगेगा। तो सबसे पहले इनको नोट कर लो बच्चों। नोट कर लिया। हाँ, इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें बता दूं फैक्ट, जैसे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कई बार आ जाता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है, तो आपको नोट कर लो ये फैक्ट। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा आपसे पूछा जाता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ किसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता है, तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वे करता है। इसके बाद आपका इसमें क्या होता है कि टोटल सम ऑफ द करंट 0 होता है। इसमें टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल यानी वोल्टेज ड्रॉप या टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। इसके बाद आपको पता है कि ये आपको ओपन लूप या क्लोज लूप दोनों में लग जाएगा बच्चे। क्या है ये, ओपन लूप और क्लोज लूप दोनों में एप्लीकेबल होता है, बट ये हमेशा लॉ जो है सिर्फ क्लोज लूप में एप्लीकेबल होता है। तो यानी ये मैंने आपको पॉइंट बताया, कई बार अगर आ जाए कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, तो आप इन पॉइंट को लिख सकते हो। क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या बेस्ड ऑन द लॉ सॉरी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज 0, किरचॉफ्स सेकंड लॉ में टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज 0। फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में आपका क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल होता है क्लोज लूप एंड ओपन लूप दोनों के लिए होता है। ओपन सर्किट या ओपन लूप कह लो, इसका जो है ये सिर्फ क्लोज लूप के लिए ही एप्लीकेबल होता है सेकंड लॉ। क्लियर है बच्चों। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लो फटाफट। हाँ तो बच्चों आज जो है, अब मैं आपको अभी जो किरचॉफ सेकंड लॉ बताया था, तो मैं उसके हिसाब से आपको लूप लिखने की और प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कि देखो, उस किरचॉफ्स लॉ को अगर आपने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को सीख लिया, तो आप जैसे इन सर्किट में देख सकते हो कि रेजिस्टेंस भी है, कई सारे आपके बैटरी भी है। तो इनमें आप सिंपल तरीके से जो है करंट या वोल्टेज आप नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें अभी मैंने सिर्फ सिंबल्स की फॉर्म में लिया है, और जैसे सेकंड डायग्राम आप देख रहे होगे, इसके अंदर जो मैंने वैल्यू दे रखी है। बट आज जो है मैं आपको करंट या वोल्टेज निकालना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो सिखाने लग जाऊंगा तो वीडियो जो है काफी लेंथी हो जाएगी। तो आज मैं सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना सिखाऊंगा। अगर आप इक्वेशन लिखना सीख गए तो समझ लो न्यूमेरिकल आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, आर यू रेडी। अभी मैंने बताया था कैसे लिखना है। सबसे पहले इसमें पहले आप देखोगे कि इस डायग्राम 1 में लूप कितने बन रहे हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कितने लूप बन रहे हैं, आज मैं सिर्फ आपको लूप को आइडेंटिफाई करना और उनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना सिखाऊंगा। ओके, तो आपको कितने लूप दिख रहे हैं, कितने, 2 है ना, 2 दिख रहे होंगे। एक ये दिख रहा होगा BCDEB और दूसरा दिख रहा होगा ABEFA, है ना। नहीं, इसमें 3 लूप है। देखो, एक तो आपका ये हो गया BCDEB, दूसरा गया ABEFA, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा लूप ACDFA। आपके बच्चे सोचेंगे सर आपने B पॉइंट क्यों छोड़ा, तो बच्चे आप AC जाओ या ABC लिखो, एक ही बात है ना। तो हम पॉइंट ज्यादा नहीं बनाना चाह रहे, तो यहाँ पर यानी हमारे पास 3 लूप है, और तीनों लूप के लिए हम किरचॉफ सेकंड लॉ का यानी KVL किरचॉफ सेकंड लॉ का जो इक्वेशंस लिखेंगे। समझ में आई बात बच्चों। तो आपको मैं बता दूं, या तो आपको करंट की डायरेक्शन गिवन मिलेगी, नहीं गिवन होगी तो मैंने पहले बताया किसी भी एक, अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो किसी भी एक बैटरी से करंट चालू कर लो, और वैल्यू दे रखी है तो उस बैटरी से चालू करो जिसका वोल्टेज सबसे
ज्यादा हो। वैसे तो आप किसी से भी करोगे आंसर आ जाएगा, बट उसका क्या बेनिफिट है सबसे ज्यादा वोल्टेज वाले बैटरी चालू करने से, जब मैं आपको किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इनके, तब आपको बताऊंगा। तो अभी बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। तो इसमें कहां से शुरू कर दे करंट, कहीं से भी कर सकते हैं। चलो V1 से कर देते हैं। मान लेते हैं V1 से करंट चालू हुआ कितना, I, है ना। अब ये सीधे रास्ते में जा रहा है, इधर I चला गया, ये I आ रहा है ना यहाँ पे। अब आगे क्या हुआ, दो रास्ते मिल रहे हैं, तो करंट क्या होगा, डिवाइड। मान लेते हैं I में से I1 करंट चला गया इस बीच वाले वायर में, तो ऊपर वाले में करंट कितना जाना चाहिए, याद करो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या था, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। I में I1 इधर गया तो बाकी बचा हुआ सारा करंट इधर जाएगा ना, कितना जाएगा, I माइनस I1। यहाँ पे कई बच्चे इसको I2 लिख देते, फिर आप वहां पर ये लिखना पड़ेगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आगे देखो, यहां से इधर से कौन आ रहा है, I माइनस I1, कौन आ रहा है, I माइनस I1। ये इधर से होते हुए यहाँ पर कौन आया, I माइनस I1। यहाँ पर भी दो है, बट तुरंत ये डिवाइड नहीं कर देना, देख लो कि अब तो वहां पर कहीं और से भी आ रहा हो, तो इधर से भी देखो तो ये I1 इधर से आ तो रहा है, और ये आते हुए सीधा यहाँ पर आ गया I1। अब दोनों आ रहे, दोनों ऐड हो जाएगा, और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा वापस I, और वापस इसमें एंटर कर गया I। तो ध्यान रखना, जब भी आप सर्किट में करंट को डिवाइड करो तो ध्यान रखना जिस बैटरी से आपने स्टार्ट करा है और जितना करंट पूरे लूप में घूमते उस बैटरी के अंदर वापस उतना ही करंट अगर एंटर हो रहा है जितना आपने एग्जिट कराया था, जितना स्टार्ट कराया था। अगर सेम करंट आपका एंटर कर रहा है तो समझो आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। अब 3 लूप है ना, तीनों के लिए इक्वेशन से लिखेंगे। पहला BC DE B, दूसरा किसके लिए लिखेंगे हम, ABEFA के लिए। किसके लिए, ABEFA। और तीसरा लिखेंगे किसके लिए, देखो कब हमें कितनी जरूरत पड़ेगी तो बाद की बात है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी बस आपको ये सीखना है कि लूप आइडेंटिफाई करके उसकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है। तीसरा हो जाएगा बच्चों ACDFA। रेडी। अब ध्यान दो, पहले इसके लिए शुरुआत से चलेंगे। B से C एक रेजिस्टेंस मिला और उसमें करंट कितना है, I माइनस I1 इंटू में R4, ये का वोल्टेज। B से C में और कुछ है क्या, नहीं है, और हम करंट की डायरेक्शन में थे ना, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया। अब देखो C से D जाएंगे, पहले आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और करंट उसमें से भी कितना जा रहा है, I माइनस I1 इंटू C से D। बैटरी का पहले कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, पॉजिटिव। समझ में आया क्या। अब देखो D से E में कुछ है, हाँ बच्चों को दिख रहा होगा सर I माइनस I1। बच्चे करंट तो पूरे वायर में है, मैंने क्या बोला है, वोल्टेज कहाँ पर मिलेगा, या तो बैटरी पे या रेजिस्टेंस पे। ना तो इसमें बैटरी है ना ही रेजिस्टेंस है, यानी इस वायर में कोई पोटेंशियल हमें नहीं मिलेगा। अब कहा जाओगे, D से E आगे, E से B। जब हम E से B जा रहे हैं तो पहले बैटरी है, E से B जाते बैटरी के कौन से टर्मिनल में एंटर कर रहे हो आप, पॉजिटिव में, तो पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव। ध्यान रखना बैटरी का पोटेंशियल लिख लेकर करंट की डायरेक्शन का कोई हमें नीड नहीं है। हमें बैटरी का पोटेंशियल लिखने के लिए देखना है कि अगर हम लूप में जा रहे हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है या नेगेटिव। पॉजिटिव है पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है नेगेटिव लिख दो। करंट की डायरेक्शन बेशक से कुछ भी हो, बैटरी के लिए करंट की डायरेक्शन ध्यान नहीं देना है। अब देखो आगे रेजिस्टेंस है R3। अब देखो हम जा रहे हैं इधर, करंट आ रहा है इधर, तो अपोजिट हुआ ना, तो माइनस में लिखेंगे, क्या होगा, माइनस करंट कितना फ्लो है इस बारे में है, I1 इंटू R3। अब बच्चे आपको इससे आगे क्या मिला, नेक्स्ट बैटरी। आप इधर से इधर जा रहे हो, पहला टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव, यानी माइनस V3। लूप कंप्लीट हो गया, क्या हो गया ना, 0। समझ में आ गया, डन। अब देखो बाकी के लिए लिखते हैं हम, अब थोड़ा सा फटाफट लिखेंगे, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ABEFA, A से B में क्या आएगा, पहले माइनस। ये जो मैं फटाफट इसलिए लिख रहा हूँ कि ये आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है। बेशक से आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद जो है बाद में आप देख लेना कि जो आपने लिखा है क्या वो सही इक्वेशंस लिखी है,
ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया लूप लिखना। ठीक है, तो देखो ए से बी जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस V2, माइनस क्यों है पता है ना, नेगेटिव में एंटर कर रहे और कुछ नहीं है। अब बी से ही जा रहे करंट की डायरेक्शन में, पहले तो ये पॉजिटिव प्लस V3, फिर प्लस में I1 R3 माइनस V4, इस वायर में कुछ नहीं है। अब आएंगे F से A में करंट की डायरेक्शन में, इसमें करंट कितना आ रहा है I, तो क्या हो गया आपका प्लस I R2 माइनस V1, और करंट की डायरेक्शन में है तो प्लस I R1 इक्वल टू 0। मिला के देख लो रिजल्ट, ये लिखा आपने। ठीक है, नेक्स्ट का भी अपने आप लिख लो पहले, फिर चेक करना। ACDFA, ए से सी में क्या मिलेगा माइनस V2 प्लस यहाँ पर करंट कितना है I माइनस I1 इंटू R4। सी से डी में क्या आएगा देखो I माइनस I1 इंटू R5 प्लस V5। इसका डी से ई और ई से लेके एफ तक में कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब चलेंगे हम एफ से, क्या हो जाएगा प्लस I R2 माइनस V1 प्लस I R1 इक्वल टू 0। तो लूप लिखना समझ में आ गया क्या, आ गया होगा। अब मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी लिख के आपको दिखा देता हूं, इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, अब देखो मैं इसको लिखने वाला हूं, रब कर दो इसको बच्चों, ठीक है, नोट कर लिया होगा। ओके, तो अब आप ध्यान दोगे कि ऐसा नहीं कि खाली सिंबल की फॉर्म में लिखना है। इसमें बताओ कितने लूप बन रहे हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हो, कर लिया होगा अब तक। देखो 1 2 3 हो गई, ये 3 तो इसमें हो गई, चौथा ठीक, पांचवा, और इस तरीके से 6 लूप बन रहे हैं आपके टोटल। समझ में आ रही है बात, कितने लूप बन रहे हैं 6। तो मैं इनमें से जो है सिंपल कोई भी 2 लूप जो है लिख के दिखाता हूँ, बाकी आप अपनी ओर से अलग अलग लूप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक लूप ले लेता हूँ, कौन सा, PQRSTP। दूसरा कौन सा लिख दूं, लिख देता हूं आपका TQ, दूसरा हम लेंगे TQUT, ठीक है। तो ये 2 लूप हम लिखेंगे, समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसमें वोल्टेज दे रखा है, तो 10 वोल्ट वाली बैटरी सबसे ज्यादा, यहाँ से करंट शुरू करते हैं। I करंट सीधा आया I, आगे जाके क्या है 3 रास्ते, मान लेते हैं इधर करंट चला गया I1, इधर चला गया I2, तो इधर कितना आ जाएगा I माइनस I1 माइनस I2। समझ में आ रही है ना बात, कि भाई I में से I1 इधर गया, I2 इधर गया, तो इधर कितना बचेगा, I में से इन दोनों को माइनस कर दो, इतना बचेगा। फिर ये यहाँ पर आया इधर से, ये इधर से, ये इधर से, और टोटल ऐड होके क्या हो गया I, और वापस इधर से होते हुए आपके बैटरी में I करंट एंटर कर गया ना, है या नहीं। ओके, तो अब आप देखोगे हम लिखने जा रहे हैं किसके, ले लो PQRSTP के लिए। तो पहले P से Q चलोगे, P से Q में क्या मिल रहा है आपको, ये हम इसके लिए लिख रहे क्लोज लूप, कौन सा PQRSTP। तो P से Q में 3, करंट कितना है, ये देखो यही करंट जा रहा है ना इधर से होते हुए बच्चों, तो करंट कितना हो गया I माइनस I1 माइनस I2। इसके बाद को करंट की डायरेक्शन में थे हम, तो इसलिए हमने इसको प्लस लिखा। अब चलेंगे P से R, प्लस 5 वोल्ट आएगा क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया और करंट की डायरेक्शन में है ना। तो क्या होगा, जब हम करंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखेंगे, 8 इंटू I करंट जा रहा है ना इनमें से, इधर आएंगे तो माइनस 10, फिर 4I, S से T में कुछ है नहीं। अब T से P पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4I माइनस I1 माइनस
I2 इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा लूप कवर हमने कर लिया। इसको अब अंदर में मल्टीप्लाई वगैरह करके हम इसको सिंप्लीफाइड इक्वेशंस बना सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों दूसरा मैंने कौन सा लूप कहा था, TQUT, ठीक है। अच्छा एक चीज और बच्चों ध्यान रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने लूप का नाम T से शुरू करा, तुम भी T से शुरू करो। आप कहीं से कोई सा भी लूप लिख लो, आपका जब भी सॉल्व करके लास्ट में जो करंट आता है इसमें जो आंसर आता है वो सेम आता है। दूसरी चीज, करंट की डायरेक्शन भी आप कहीं से किसी बैटरी से शुरू कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसी को I1 क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना। आप किसी को भी मान लो सिंबल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गिवन रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट है उसकी वैल्यू आपको सेम मिलेगी। जैसे कि अगर मान लो आपने इसको I2 मान लिया और इसको I1 मान के इसको I2, अगर इसको I1 और इसको I2 मानेंगे तो क्या है कि I1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि वो इस वायर का आंसर हो जाएगा। तो बट इसमें से जितना करंट निकलेगा चाहे आप सिंबल कुछ भी मानो, वैल्यू तो वही रहनी है। तो इसलिए इस चीज से घबराने में कैसे करेंगे, नाम कुछ भी रख लो। दूसरी चीज, लूप आप कोई सा भी ले लो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आंसर सेम आएगा। डायरेक्शंस लूप की कोई सी भी ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने कह वैसे ले लो नाम, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर सेम आएगा। बस क्या है, स्टेप सही होने चाहिए और कहीं पर भी छोटी सी भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो TQUT, तो देखो बच्चों T से हम Q तक जाएंगे तो पहले तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है -3 वोल्ट, इसके बाद 6, करंट की वैल्यू I2। अब Q से मैं आऊंगा U, करंट इधर जा रहा है और मैं इधर आ रहा हूं तो -8 I1। फिर U से T तक आऊंगा, अगेन ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका क्या हो जाएगा, -3 I1 इक्वल टू 0, यानी जहां से चले थे वापस वहीं पर पहुंच गए। समझ में बच्चों? तो आई होप आपको जो है पहले इसको नोट कर लोगे और बाकी इनमें और भी लूप्स बनते हैं उनको बनाकर प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। ओके, और उसको अप्लाई करके कैसे इक्वेशंस लिखा जाता है, इसको हम करने के लिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आप बोर्ड पे जो है सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल में दो टाइप की पॉसिबिलिटी। पहला क्या है कि इसमें जैसे आपको इस तरीके की सर्किट डायग्राम मिल गया जिसमें रेजिस्टेंस होंगे और बैटरीज होगी और साथ में करंट की डायरेक्शन भी वो अपनी ओर से डिनोट करके दे देंगे आपको। जिसमें अगर उन्होंने करंट की डायरेक्शन अपनी ओर से डिनोट कर रखा है और उसके सिंबल को असाइन कर रखा है तो वहां पर तो आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। वहां पर आप क्या करोगे, सिंपली आपको करना क्या है कि इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है। इक्वेशंस कैसे बनेगी वो हम आपको अभी बताएंगे, जो किरचॉफ सेकंड लॉ में आपने सीखा था, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनको मैं आगे कराऊंगा जिनमें सिर्फ आपको रेजिस्टेंस और बैटरीज मिलेंगी और उनकी वैल्यू, बट उसमें करंट की डायरेक्शन डिनोट नहीं की गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको अपनी ओर से करंट की डायरेक्शन को पहले डिनोट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहां पर बताएंगे कि करंट की डायरेक्शन को कैसे डिनोट करना है। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर के सर्किट डायग्राम में आपको रेजिस्टेंस और बैटरी की वैल्यू के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी डिनोट कर रखी है। जिसमें डिनोट करके वो तो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले आपने बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है जिसमें आपने पाया होगा कि अगर आपके पास एक अननोन वेरिएबल हो, कितने हो, एक अननोन वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करने के लिए में कम से कम एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अगर दो अननोन वेरिएबल हो तो आपको कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, दो कम से कम। अगर तीन अननोन वेरिएबल हो तो तीन और चार अननोन वेरिएबल हो तो चार इक्वेशंस। वैसे जनरली आप में जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं या तो दो अननोन वेरिएबल या तीन अननोन वेरिएबल के साथ सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब अननोन वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमें क्या निकालना होता है, जब भी इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करके सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है करंट। करंट को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम बाकी डाटा उसके साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यानी आपको सर्किट डायग्राम में देखना है कि करंट के कितने वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, फिर हम उसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। यानी देखो उन वेरिएबल्स को देखकर हमें आइडिया लगेगा कि कितनी इक्वेशंस बनानी है, समझे।
तो अगर आप इस क्वेश्चन में देख पाओगे तो आपके पास जो है एक I1 है, दूसरा I2 है, और जब I1 और I2 आ जाएगा तो I1 प्लस I2 तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने अननोन वेरिएबल है? 2। तो हमें कितने इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी? 2। और 2 इक्वेशंस लिखने के लिए आपको कितने लूप चाहिए? 2 लूप चाहिए। इस सर्किट में वैसे कितने लूप बन सकते हैं? 3 लूप बन सकते हैं। ऊपर वाला हो गया AEFDA, दूसरा हो गया EBCFE, और तीसरा हो गया आपका ABCDA। डन। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी हमें तो 2 अननोन वेरिएबल निकालना है, यानी 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ तो आपके पास 3 लूप है, तो कौन से 2 लूप लेने हैं? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके पास फुल्ली चॉइस है कि आप कोई से भी 2 लूप यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 12th लेवल का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि मैं आपको इक्वेशन से लिखना सिखाऊं, बाकी उनको सॉल्व करने का कंसेप्ट आपने 10th में सीखा हुआ है। एक्स और वाई के टर्म में जो आपके पास 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन थे उनको अलग अलग तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, अलग अलग मेथड से सॉल्व करा था। तो उनमें से हम किसी मेथड को भी यूज करके उन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो जिनको ये मेथड अगर ढंग से नहीं आता है तो आप एक बार जो 10th की बुक उठाकर उन मेथड को प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको चीजें सॉल्व करने में आसानी हो। तो आपको इतना पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन में हमारे पास जो अननोन वेरिएबल है कितने हैं? 2 अननोन वेरिएबल है, ठीक है ना। I1 और I2, यानी हमें जो है 2 इक्वेशंस चाहिए। कितने चाहिए इक्वेशन? 2। तो हम कौन से लेंगे? 2 लूप लेंगे, और वो 2 लूप कोई से भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया इस सर्किट में 3 लूप है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप उन 3 में से कोई से भी 2 लूप ले सकते हो। तो हम कोशिश करते हैं जनरली कि छोटे से छोटा लूप ले, ताकि हमारा जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। बाकी आप कोई सा भी लूप लोगे आपका आंसर सेम आएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई सा भी 2 लूप ले सकता हूँ। तो मैं एक काम करूंगा कि ऊपर वाला लूप ले लूंगा और एक नीचे वाला लूप यूज कर लूंगा। डन। तो उसके हिसाब से अब लूप की इक्वेशंस भी जो आप किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपका फुल्ली चॉइस है, उससे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात बच्चों? तो अब हम सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनाने के लिए 2 लूप की केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की हेल्प से इक्वेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला लूप ले ले। तो लूप है बच्चे आपका ए ई, क्लोज लूप कौन सा हो गया बच्चों? ए ई एफ डी ए। तो हमने लूप लिया कौन सा? ए ई एफ डी ए। डन। तो आपको लूप में क्वेश्चंस लिखने का तरीका तो पता ही है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 स्टेप मूव करते चलेंगे। ए से चलेंगे ई तक। ए से ई तक में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, वोल्टेज आपको पता है करंट और बैटरी के पास, सॉरी रेजिस्टेंस और बैटरी के पास मिलना है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आपको मिलता है उसको लिखने का तरीका क्या है आपका? कि उसमें से करंट कितना पास हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आप करंट की डायरेक्शन, जैसे हम ए से ई जा रहे हैं और करंट भी ए से ई की डायरेक्शन में जा रही है, यानी इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे, उसको हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। क्या लिखेंगे बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है। तो करंट कितना हो गया? देखो रेजिस्टेंस हो गया 5 इंटू में करंट I1, 5I1 हो गया। पॉजिटिव क्यों लिखा? करंट की डायरेक्शन में। अब ए से ई पहुंच चुके हैं, अब कहा जाएंगे बच्चों? ई से एफ पर। जब हम ई से एफ की तरफ जा रहे हैं तो भी एक रेजिस्टेंस ही है, कितने का है? 10 ओम का है, और उसमें करंट कितना पास हो रहा है? I1 प्लस I2। और क्योंकि हम जा रहे हैं ई से एफ, कहा जा रहे हैं बच्चों? ई से एफ की तरफ जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन भी ई से एफ की तरफ जा रहे थे, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। डन। तो ये हो गया आपका 10 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप ध्यान दोगे इस लूप में और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब चलेंगे F से D पर। तो F से D पर जैसे हम जा रहे हैं तो अगेन सिर्फ हमें रेजिस्टेंस ही मिला, और हम जा रहे हैं F से D और करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके। तो ये हो गया बच्चों आपका 2I1, और कुछ नहीं इस वायर में। अब हम कहां से कहां जाएंगे बच्चों? D से A की तरफ। ठीक है। D से A की तरफ जा रहे हैं तो हमें इस टर्मिनल में देखो रेजिस्टेंस भी है और बैटरी भी है। अब करंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है D से A, और
रेजिस्टेंस कितना है 1, तो 1 इंटू I1 करंट पास हो रहा है ना इसमें से। गुड। अब बैटरी के लिए मैंने क्या बताया था, हम जा रहे हैं डी से ए की तरफ। जब डी से ए की तरफ जा रहे हैं तो बैटरी का जो पहला टर्मिनल हमारे सामने आता है वो कौन सा आता है, नेगेटिव। तो इसको वोल्टेज को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव, यानी -2 वोल्ट। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप ए तक लास्ट जहां से चले थे वहां पर पहुंच गए, ये आपका लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट केवल लिखा, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो 5I1 प्लस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 10I1 प्लस 10I2, 2I1 और 1I1। तो 5I1 प्लस 10I1 15, 2 17 एंड 1 18। तो 18I1 हो गया आपका प्लस 10I2 और ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूं तो उधर जाके ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9I1 5I2 इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। तो इस तरीके से हम जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखकर हमने एक इक्वेशन बना ली 2 वेरिएबल की टर्म में। अब हम दूसरी इक्वेशंस बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया कोई भी सेकंड लूप ले सकते हो, तो मैं जो ये वाला लूप लेकर चल रहा हूं EBCFE। ओके, तो आप ध्यान दोगे। नाउ क्लोज लूप कौन सा है, क्लोज लूप कौन सा ले रहे हैं बच्चों हम, EBCFE। ओके, तो पहले कहां चलेंगे, E से B। तो हम E से B चल रहे हैं, तो E से B में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। हम जा रहे हैं E से B, बट करंट जा रहा है B से E। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -5I2। ओके, अब हम चल रहे हैं B से C। तो B से C में आपके पास रेजिस्टेंस है और बैटरी दोनों है। हम जा रहे हैं B से C, बट करंट की डायरेक्शन है C से B की तरफ। तो करंट वाला जो यहाँ पर होगा वो जाएगा -2I2। अब जब हम B से C जा रहे थे, बैटरी का सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव। तो इसके पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे, प्लस में। कितना है, 1 है, तो हो जाएगा +1। डन। B से C में हमने पूरा ट्रेवल कर लिया। अब हम कहा चलेंगे, C से F। तो C से F में भी हम जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा -2I2। ठीक है बच्चे, और तो कुछ है नहीं इस टर्मिनल में। अब हम जाएंगे C से F भी हमने मूव कर लिया, F से E। जब F से E जा रहे हैं तो अगेन हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, -10I1 प्लस I2। लूप हमने कवर कर लिया ना, जहां से चले तो वापस वहीं पहुंच गए, इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, अब अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -5I2 -2 7I2। ठीक है, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 9 के बाद ये अंदर जाएगा माइनस का, तो -10I1 -10I2, तो ये हो जाएगा -19I2। ठीक है बच्चे, तो कितना हो गया ये, -19I2। डन। और -10I1 और ये 1 जो है सिंपल वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 और माइनस कॉमन आके कट जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 19I2 प्लस 10I1 इक्वल्स टू 1। और इसमें I1 पहले था, हम उसमें भी I1 को पहले कर लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। 10I1 प्लस 19I2 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो बच्चों, 10th में आप सबने सॉल्व करा था ना, x और y के टर्म में इक्वेशंस होती थी। यहाँ x की जगह मान लो I1 है और y की जगह क्या है, I2 है। तो बस दोनों को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अगर देखो किसी भी तरीके से किसी भी एक को एलिमिनेट कर लो। अगर मैं इस इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 9 से और सब्ट्रैक्ट कर दूं,
तो भी आ जाएगा ना आंसर। तो ये तो आपको पता ही टेक्निक। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 10 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 9 से, ताकि ये वाली टर्म क्या हो जाए सेम। ये मेथड आप सबने 10th में सीखा हुआ है, तो मैंने इसीलिए कहा प्रैक्टिस कर लो इस चीज को, एलिमिनेशन। और मैं साथ में इसको माइनस कर रहा हूं ताकि एक टर्म क्या हो जाए, एलिमिनेट। तो देखो इक्वेशन 1 को जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 90 I1 50 I2 इज इक्वल टू 10। ये है ना बच्चे, 10 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। 90 I1 प्लस 19 इंटू 9, तो 19 का टेबल आता है, इसमें 171 आएगा। ठीक है, 171 I2 और इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। डन। अब क्योंकि यहां पर हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन किसके आगे लगा, इक्वेशन 2 के। मतलब कि इक्वेशन 2 में जो भी टर्म्स है उनके साइंस को चेंज कर देगा, क्योंकि किसी भी चीज के बाहर अगर माइनस साइन आ जाता है तो अंदर का साइन को चेंज कर देता है मल्टीप्लाई के। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये भी प्लस का है तो माइनस का। अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे, क्या है आपका ये 90 I1 प्लस का 90 I1 माइनस का, तो कितना आ गया, ये कट गया, यानी ये पूरा खत्म। अब यहां ध्यान दोगे 50 I2 प्लस का और माइनस का 171 I2, तो कितना बचेगा आपका, यहां बचेगा बच्चों आपका ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 121 माइनस का I2। ठीक है, 121 कर लो माइनस इसमें से, ठीक है, I2 माइनस में आएगा, इज इक्वल टू प्लस का 1, तो I2 इज इक्वल टू आ गया -1/121 एम्पियर। बट अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, करंट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, घबराने वाली बात नहीं है। इस चीज के लिए माइंड मेरे को होता क्या है, करंट की वैल्यू नेगेटिव तभी आती है इस मेथड से सॉल्व करके, जब जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया हुए सर्किट में, या डायरेक्शन जो सर्किट में गिवन है, अगर वो रियलिटी के अपोजिट, रियलिटी का अपोजिट का मतलब कि अगर हम ऐसे सर्किट रियल में बनाएंगे। अब I2 की डायरेक्शन हमने क्या दिखा रखी है कि भाई I2 जो करंट है वो इधर से इधर फ्लो कर रहा है, C से B की तरफ जा रहा है, B से E की तरफ, E से, ये तो यहाँ पर अलग करंट हो गया। ठीक है, तो I2 यहाँ पर है, तो हमने तो सर्किट में ऐसा दिखाया, बट ये माइनस साइन आने पर ये मैं बता रहा है कि जब आप रियल में इस सर्किट को बनाओगे तो एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। और यही अगर ये आंसर प्लस का आया होता तो इसका मतलब ये होता कि जो करंट की डायरेक्शन हमने सर्किट में एज्यूम की हुई है, करंट की डायरेक्शन एक्चुअल में भी उसी डायरेक्शन में है। बट क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन जो है, जो अजम्पशन है, अजम्पशन के जस्ट अपोजिट है। बाकी मैग्नीट्यूड आपका सेम वही रहेगा, यानी I2 की वैल्यू जो रहेगी वो 1/121 एम्पियर ही रहेगा, बट उसकी जो डायरेक्शंस है, जो हमने C से B ली है, वो C से B ना होके वो B से C होगा। ओके बच्चे, तो बस आप यहां पर लिख दोगे डायरेक्शन ऑफ हेलो I2 is just opposite to our assumption। समझ में आया बच्चों? यानी अगर आपको ऑप्शन टिक करना होता, ठीक है, तो क्वेश्चंस में ऑप्शन में आपको, जैसे कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस होता, नीचे 4 ऑप्शन देते भाई I2 के ये 4 वैल्यू है, तो आपको ऑप्शन में 1/121 एम्पियर मिलता, नेगेटिव साइन आपको नहीं मिलता।
तो यानी जो I2 की वैल्यू है, अगर कोई पूछे I2 की वैल्यू कितनी है, तो 1/121 एम्पियर। माइनस साइन सिर्फ आपको इतना ही बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है टू आवर अजम्पशन। इतना क्लियर हो गया? I2 आ गया ना बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। अब I2 आ गया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? I1 निकालना पड़ेगा। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड तो सीखा हुआ है। I2 आ गया, इस I2 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशंस में रख दो और वहां से सॉल्व करके आप I1 निकाल लो। सिंपल है। तो एक काम करते हैं बच्चों, 2 में रख दें या 1 में, जिसमें जाओ उसमें रख सकते, कोई समस्या नहीं है। तो एक काम करते हैं, चलो ये 1 में रख लेते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1। अगर आप 2 में रखते तब भी आपका आंसर सेम आता। तो 9I1 है प्लस 5 I2 की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे? I2 की जगह पे आ जाएगा माइनस, देखो इक्वेशन में वैल्यू जो रखोगे वो माइनस साइन के साथ ही रखोगे अगर माइनस में है, बट रियल में जो वहां करंट फ्लो हो रहा है माइनस साइन ये बताता है कि करंट का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो माइनस 121 ओके इज इक्वल टू 1। तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस 5/121, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 9I1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/121। तो इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो ये फर्दर आ गया बच्चों आपका 9I1 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 126/121। ठीक है, और I1 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे आपका 126/121 इंटू 9। अब देखो अगर ये किसी टेबल से कटता है, देखते हैं। आई थिंक 9 से कट जाएगा। हाँ, 9 1 जा 9, 9 1 जा उसका 3 6 9 14 पे गया। इसके बाद देखते हैं किसी और से भी कटता है क्या। ये 7 से ज्यादा देखते हैं। सॉरी, नहीं कट रहा। चलिए, तो आपका जो I1 आ गया वो आ गया 14/121 एम्पियर। ठीक है बच्चों। I2 यह नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी, आंसर जो है एक्चुअल में उसके जस्ट अपोजिट है। ठीक, और ये हमारा प्लस में आंसर। इसका मतलब ये कि I1 की डायरेक्शन जो सर्किट में हमने एज्यूम की हुई है, जो दी हुई है, एक्चुअल में भी करंट की डायरेक्शन वही है। और बाकी उसके बाद करना क्या है आपको मैंने बताया, किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सिंपल सॉल्व। सबसे पहले अभी तो इसमें करंट की डायरेक्शन गिवन थी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आपको करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, तो हम बताएंगे कि कैसे करंट की डायरेक्शन अपने आप उसमें ड्रॉ किया जाता है। तो ये करने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि सर्किट में अननोन वेरिएबल कितने, जितने अननोन वेरिएबल है उतने इक्वेशंस बना लो और उन इक्वेशंस को फिर फर्दर आप सॉल्व आउट कर लो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो। फिर उन आंसर्स को अभी मैं निकालना सिखा रहा हूं, बता दूंगा। अब जैसे कि इसमें आपसे कोई आपसे ये पूछ ले, सर्किट पूरा देकर एंट्रेंस एग्जाम में या कहीं पर भी, कि कैलकुलेट दी करंट पासिंग थ्रू आर्म EF में से करंट कितना पास हो रहा है, तो EF के लिए करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? इसमें से तो I1 प्लस I2 जा रहा है, तो I1 ये रहा आपका, ठीक है, और I2 की वैल्यू क्या होगी, ये रही आपकी। तो इसमें से आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा I1 प्लस I2, ये है ना। तो I1 कितना हो गया बच्चों आपका 14/121, I2 वैल्यू नेगेटिव है ना, तो माइनस 1/121। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13/121 एम्पियर। ठीक है। साथ में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ
पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना होगा, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे भाई, इसमें से करंट कितना जा रहा है I1 प्लस I2 दैट इज 13 बाय 120 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और पोटेंशियल क्या होता है V इक्वल टू IR। तो आप क्या करोगे, ये करंट नहीं मिल गया, R 10 है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 130 बाय 121 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हुआ है, ठीक। या फिर आपसे पूछ ले E और F के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो इसके बीच में यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर है ना बच्चे, ठीक है। और भी कई तरीके की चीजें आपको बताऊंगा अब, ओके। तो ये क्लियर हो गया यहां तक। तो इस तरीके की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो समझ में आ गया किरचॉफ्स लॉ में क्या करना है, सबसे पहले लूप के हिसाब से जितने अननोन वेरिएबल उतने इक्वेशन से बनाओ, उनको आपस में सब्स्टिट्यूट करके एलिमिनेट करके अलग अलग मेथड से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकालो पहले करंट की, और उसके हिसाब से अगर जैसे कि ये पोटेंशियल ड्रॉप किसी का क्रॉस पूछ ले जाता है, या किसी स्पेशल रेजिस्टेंस में पूछ ले बताए इसमें से कितना करंट जा रहा है, इसमें से कितना करंट जा रहा है, तो आप अलग अलग चीजें इस हिसाब से उन डाटा के बेसिस पर बता सकते हो। तो इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था किरचॉफ्स लॉ पे, ओके, नोट करो फटाफट। तो बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है और सिंपली आपको ऊपर लिख देगा कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच आर्म, या फिर जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था अलग अलग चीजें आपसे बोल सकते हैं। जैसे सबसे अलग रेजिस्टेंस के 8 ओम, आपसे बोल सकते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम, या 8 ओम बोल सकता है, या आपसे बोल सकता है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द मिडल आर्म, ठीक है। या फिर इनका नाम अपने ओर से लिख के दे देगा और पूछ लेगा, बट आपको इसमें ये नहीं बता रखा है कौन सी बार में से I1 जा रहा है I2 जा रहा है वटेवर दैट। तो आपको कभी भी आंसर जो है, जैसे कि दो बच्चे अगर इसको सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि पहला स्टूडेंट ऊपर वाले में I1 मान ले और नीचे वाले में I2 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं अलग अलग, या I मान ले इसको I1 मान ले, अलग अलग सिंबल हो सकते हैं। तो जब भी इस तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो आपस में आंसर को मिलाने के लिए कभी भी इस तरीके से मत मिलाना है भाई तेरी I1 की वैल्यू क्या आई है और मेरे I1 की वैल्यू क्या आई है। हो सकता है उसने I1 इसमें माना था और आपने I1 इस वाले वायर में माना हुआ है, तो आंसर अलग अलग हो गया ना। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आंसर आपको इस हिसाब से मिलाना है कि भाई बता जो 10 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें से पास होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू तेरी क्या आई है। चाहे उसने सिंबल कुछ भी माना, आपने कुछ भी माना, वैल्यू तो सेम आएगी। समझ में आ गया ना कैसे मिलाना है। तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कि आप कहीं पर भी कोई सी चीज मान सकते हो, फिर भी वो लिखने का तरीका आपको बताऊंगा। समझ में आया। अब तो सबसे पहले हम इसका नाम रख लेते हैं, ओके। नाम अगर लिख के दिया ठीक है, नहीं दिया तो अपनी ओर से लिख लो ABCDEF। आप कुछ और भी नाम रख लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो आपको करना है कि जब भी ऐसा सर्किट मिले तो करंट जो है आपको ऐसे किसी भी एक बैटरी से चालू करके पूरे सर्किट में डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्या है कि मेरा जो सजेशन रहता है बच्चों को, आप जब भी सर्किट में करंट स्टार्ट करो, जो सबसे हाईएस्ट वोल्ट वाली बैटरी होती है उसमें से करंट स्टार्ट करो। इन दोनों, इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप स्मॉल वोल्ट वाली बैटरी से यूज करते हो करंट स्टार्ट, तो आपके जो आंसर्स में जो नेगेटिव आता है, जैसे लास्ट में करंट की वैल्यू नेगेटिव आई थी, तो मैक्सिमम करंट आपके जो है नेगेटिव आने के चांस होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम के डायरेक्शन अपोजिट होने के चांस होते हैं। और अगर आप बड़ी वोल्ट वाली बैटरी से मानकर चलते हो तो वहां पर आपका कम से कम नेगेटिव आंसर आने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि अगर नेगेटिव आंसर आता है तो आपको पीछे एक एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज जस्ट अपोजिट टू आवर अजम्पशन। तो जितने ज्यादा नेगेटिव आंसर आएंगे उतने ही आंसर के साथ आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और अगर आप बड़ी बैटरी से स्टार्ट करते हो तो नेगेटिव आंसर तब भी आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कम से कम पॉसिबिलिटीज रहती है, तो आपको स्टेटमेंट लिखने से आप बच जाओगे। बस इतना से बेनिफिट है। तो वैसे आप किसी भी बैटरी से ले सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ, जो सबसे ज्यादा वोल्ट वाली बैटरी देख लेता हूँ सर्किट में, उसमें से करंट को स्टार्ट करता हूँ। और उसमें से किस में शुरू होता है करंट? पॉजिटिव में से।
बाकी उसके बाद जब हम उसको सर्किट में कंप्लीट करेंगे तो चाहे किसी में करंट एंटर करे, पॉजिटिव में नेगेटिव में, इससे में कोई मतलब नहीं है, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका देखो कि शुरू में मैंने इस 50 वोल्ट वाले सर्किट से मान लो करंट गया आई, कितना करंट शुरू करा आई। अब ये ध्यान देना, आई जो सीधा ऐसे जाएगा, इधर भी कितना जाएगा आई, आई जा रहा है ना। अब यहां पर आके पॉइंट ई पे देखो दो रास्ते हैं, है ना, तो यानी यहाँ करंट डिवाइड होगा। तो मान लेते किसी भी एक डायरेक्शन में, मान लिया कि जो इधर जो करंट गया ये गया हमारा I1, इसको I1 मान लिया। अब देखो टोटल करंट कितना आया था I में से I1 इधर चला गया, तो बाकी करंट बचा वो उधर जाएगा। कितना करंट बचेगा इधर बच्चों, इधर जो आपका करंट बचेगा वो बचेगा I माइनस I1। ओके, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि देखो I करंट इधर गया, I में से I1 इधर चला गया, तो बाकी जो करंट बचेगा इधर चला जाएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ याद है ना कि जंक्शन पे टोटल करंट का सम 0 होना चाहिए। तो I में से इधर से देखो कितना आया बच्चों आपका I में से I1 इधर चला गया, तो बाकी इधर कितना जाएगा एक ही तरफ, इधर जो करंट जाएगा इसकी वैल्यू होगी आपकी I माइनस I1। ठीक है, अब इधर से ये I1 आ रहा है, ठीक है, यहां पर भी क्या है दो रास्ते हैं, बट ध्यान रखना ऐसा नहीं कि दो रास्ते मिले तुरंत डिवाइड कर दो, क्योंकि पीछे भी एक जगह डिवाइड हो चुका है। तो हम देखेंगे कि जो पिछला डिवाइडेड करंट है क्या वो सीधा यहाँ पर तो नहीं आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर नहीं आके कहीं और जाता तो हम फर्दर इसको भी डिवाइड करते, ठीक है, इस तरीके से चलते जाता। तो बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो करंट ये वाला जाएगा तो ये घूम के वापस ही आएगा, तो दो तरफ से करंट आ रहा है, फिर हम इसको डिवाइड ना करके दोनों तरफ से आने वाले करंट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तो ये हमारा इधर से आया क्या, कौन सा करंट आ रहा है बच्चों, ये I माइनस I1 आ रहा है, इधर से ये आ गया I माइनस I1 और इधर से I1, दोनों यहाँ पर आके क्या हो जाएगा ऐड, और ऐड होने के बाद इधर कितना आ जाएगा आपका I, दोनों को ऐड करके देख लो, तो ये I आके वापस जो उस बैटरी में एंटर हो जाएगा। तो यानी जब आप अपनी ओर से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हो डायग्राम में तो ध्यान रखना कि जिस बैटरी से आप जितना करंट लेकर चले थे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, उस बैटरी में वापस सेम उतना ही करंट अगर आपका एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है वो सही कर रखा है। और जिसमें करंट की डायरेक्शन पहले से आपको दे रखी है सिंबल्स वगैरह, तो वहां तो आपका इतना काम बच जाता है, बट अगर नहीं देगा तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर्किट में देखकर बताओ कि कितने अननोन वेरिएबल है। एक तो I है और दूसरा क्या है I1। I और I1 निकल जाएगा तो I माइनस I1 अपने आप सॉल्व हो जाएगा इस वायर के निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात आप सबको क्लियर होगी बच्चों, ये दो वेरिएबल है, अगेन दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और हमें कितनी चाहिए उसके लिए 2 लूप, बट इसमें आपको पता है 3 लूप है, तो कोई भी 2 लूप हम यूज कर लेंगे। डन। तो इस बार में चलो लास्ट में मैंने क्या दोनों छोटे लूप लिए थे, इस बार एक छोटा लूप यूज कर लूंगा और एक बार एक बड़ा लूप यूज कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे लूप BEFC, ओके। बाकी आप पिछले वाले न्यूमेरिकल में सीख चुके हो कैसे लिखते हैं, तो आप फटाफट करते हैं। क्लोज लूप KVL हम लिख रहे हैं किसमें, क्लोज लूप BEFCB, ठीक है, BEFCB। तो देखो बच्चे आप B से E जाओगे, B से E जो हम जा रहे हैं तो करंट जो है क्या है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बट इसमें कोई रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो करंट के डायरेक्शन का लॉजिक तो वहां लगाते हैं ना जहां पर रेजिस्टेंस होता है। इस वाले टर्मिनल में से क्या बैटरी है, तो जब हम B से E जा रहे हैं तो बैटरी का सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है हमारे पास, B से E जाते हुए पॉजिटिव पहले आ रहा है, तो यानी इसके पोटेंशियल को हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, और कितना है 15, तो ये हो गया आपका 15। E तक का सफर कंप्लीट हो गया। अच्छा BE था ये BE, ओके। अब चलेंगे हम कहा E से F, E से F जा रहे, अगेन हम करंट की सेम डायरेक्शन में है,
और रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है I1, तो ये हो जाएगा +8I1। समझ में आया? बैटरी का कौन से टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं हम? नेगेटिव वाले में। देखो ई से आप जा रहे हो तो पहले क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो -20। एफ पे आगे, एफ से अब कहा जाएंगे हम? सी पे। एफ से सी में ना तो कोई बैटरी है और ना ही कोई रेजिस्टेंस है। कोई क्या बोल सकते हैं सर करंट तो है आई। अरे तो करंट है तो क्या हुआ, वोल्टेज तो 2 ही का मिलेगा। कहाँ का मिलेगा? बैटरी के पास या रेजिस्टेंस के पास। अगर ऐसा करंट है तो करंट तो यहाँ भी है, यहाँ भी सिंबल दिखा दो, यहाँ सिखा दो, हर पॉइंट का आप थोड़ी क्या लिखोगे। तो क्योंकि एफ से सी में ना तो कोई बैटरी है ना ही रेजिस्टेंस है, यानी इस पर कोई पोटेंशियल आपको नहीं मिलेगा। तो वापस कहाँ जाएंगे? सी से बी वाले में। सी से बी वाले में अगेन यहाँ पर करंट कितना हो गया? आई हो चुका है। करंट की डायरेक्शन में 4I। बैटरी में कौन से में एंटर कर रहे हैं हम? नेगेटिव में, तो -50। करंट की डायरेक्शन में +10I इक्वल्स टू 0। कंप्लीट हो गया ना 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो I1 कितना आ गया आपका बच्चों? 8, और I कितना आ गया आपका? देखो 8I1 और क्या 4I + 10I कितना हो गया? 14I। और इनको आप देखोगे तो ये है -50 -20 और ये हो गया +15। तो आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 55 माइनस का, जो कि दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ये हमारा इक्वेशन बन गया 1। सिंपल है ना? इतना समझ में आ गया बच्चों? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया? 1। अब आप ध्यान दोगे, इसी तरीके से हम लिखेंगे लूप 2। ओके, लूप 2 में कौन सा बड़े वाला लूप ले लेते हैं इस बार? तो हमने नेक्स्ट लिया क्लोज लूप B A D C B। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे B से A की तरफ। आप किसी भी डायरेक्शन में लूप ले सकते हो। मेरे हैबिट है इस तरीके से क्लॉकवाइज में, आप एंटी क्लॉकवाइज में लिख सकते हो, और किसी भी पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो लूप को। डन। तो B से A में जाते हैं तो सबसे पहले देखो यहां मिला हमें क्या? +15। इसके बाद अगेन एक बैटरी मिल रहा है हमें, इसके नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं -5। ओके, रेजिस्टेंस है 2। करंट की डायरेक्शन में हम तो +2। करंट कितना पास हो रहा है इसमें से? I - I1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? I - I1। क्लियर हो गया बच्चे? अब आगे ध्यान दोगे, A से हम चलेंगे D पे। तो A से D जाए तो अगेन हमें एक रेजिस्टेंस मिला 3 का, करंट की डायरेक्शन में है I - I1, इसमें से करंट पास हो रहा है। बैटरी का पॉजिटिव मिल रहा है जाते टाइम, तो +10। इसके बाद ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 2 I - I1। डन। इसके बाद आप देखोगे जब हम D से C आ रहे तो इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब C से B में आओगे तो आपको मिल रहा है प्लस में 4I - 50 और +10I इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे बच्चों? इनको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं I1 कितना है। यहां मल्टीप्लाई करोगे -2I1 -3I1 कितने हो गए? -5I1 -5 और -2 -7I1। तो I1 तो हो गया -7। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना अंदर और फिर एक स्टेप बढ़ा के कर सकते हो। अब I देखते हो, 2I + 3 5 5 और 2 7I 7 and 4 11 11 और 10 कितने हो गए? 21I। डन बच्चों। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिंपल टर्म्स को। 15 - 5 10 बचा, 10 10 10 20 20 और -50, तो कितना बचेगा? 30 माइनस का, जो कि दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ये आ गया आपका इक्वेशन
2। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अभी क्वेश्चंस नहीं बनाते। हाँ दिख रहा है कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा कॉमन। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गए बच्चों आपका। अब अगेन एलिमिनेशन मेथड, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। रीजन ये प्लस का ये माइनस का, सिंपली दोनों को ऐड करेंगे तो भी इनका साइन अपोजिट होने के कारण कट जाएगा और एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम वही करेंगे। इक्वेशन 1 को हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, और प्लस इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दोगे। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 7 तो 56 56 I1 ओके, प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 98 I ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो क्या हो जाएगा 7 से 35 5 7 से 35 और 3 38। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों? 8 से। 8 से बन जाए 56 माइनस 56 I1, बीच में प्लस प्लस 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 कम 8 8 दूनी 16 168 I इज इक्वल टू 8 3 जा 240 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो कट गए, इसमें हमने क्योंकि प्लस किया इसलिए साइन को चेंज नहीं किया। लास्ट टाइम हमने माइनस किया था इसलिए यहाँ के साइन को चेंज किया था। अब आप इनको सिंपली ऐड कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 296, नहीं सॉरी 296 नहीं आएगा, 2 इसमें गया 266 आएगा, इसमें 2 इसमें दे दिया तो 200 266 I इज इक्वल टू, इनको भी ऐड कर लो बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 500 और 15 इसमें दे दिया 600 15 625 625। ठीक है, तो आपका I इज इक्वल टू आ गया बच्चों 625 बाय 266 एम्पियर। अगर इसमें से कुछ कटता हो तो आप काट सकते हो इसको, 5 2 7 तो या फिर आप ऐसे भी छोड़ दो या पॉइंट में आप आंसर निकाल सकते हो। आपका I आ गया। अब क्या करना है, इस I की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, जहां पे आपको आसानी लगे। ठीक है, तो I की वैल्यू को मैं रख देता हूं इक्वेशन 1 में। पुट दी वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा बच्चों आपका 8I1 प्लस 14 I की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 625 डिवाइड बाय आपका आ गया 625 डिवाइड बाय 266 इज इक्वल टू कितना बच्चे आपका 55। डन। तो आप यहां पर इसको जो है सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सॉल्व करके आपका आंसर कितना आएगा मैं आपको बता देता हूं। आप 14 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका, कितना है बच्चों, फटाफट आप भी करो जल्दी से। देखो 5 3 ठीक है, आई होप इतना ही आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, डन। इज इक्वल टू 55। अब बच्चे आप क्या करोगे, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 8I1 इज इक्वल टू 55 माइनस 8750 बाय 266 और फिर ये हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो लेंथ ही ना हो तो कैलकुलेशन जो फटाफट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो आप एलसीएम ले लोगे बच्चे, तो इसके एलसीएम लेकर जो सॉल्व जो हो जाएगा आपका
क्योंकि अगर मैं वैसे करूंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो आप फटाफट जो है ट्राई करो। देखो तो ये माइनस आ गया आपका कितना 8750। तो ये आपका आ गया बच्चों, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपका 5880 बाय में 266। तो I1 आ जाएगा आपका 5880 266 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 2128 एम्पियर। ठीक है, आप चाहो तो इनको पॉइंट में भी निकाल सकते हो। इसके बाद जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो कि ये आपका आ गया I1, ये आ गया I। इस तरीके से मान लो इस वायर के लिए आपको करंट निकालने तक क्या करोगे, I में से I1 को माइनस कर लोगे तो आपको इस वायर का मिल जाएगा। और जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट में न्यूमेरिकल में बताया था, उसी तरीके से अगर कुछ चीजें कॉमन आती कटते तो आप उसको कट कर लेना। चीजें कोई भी चीज पूछी जाए, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो आप क्या करोगे 10 इंटू आई है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 3 इंटू में I माइनस I1 की वैल्यू निकाल के उसको कर लोगे। तो आई हो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ्स लॉ का यूज करके किस किस तरीके के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको नोट करो बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा यहाँ बता रहा हूँ, स्टेटमेंट काफी लेंथी जाती। इसमें क्या है कि ये आपके पास एक क्यूब है जो वायर का बना हुआ है, वायर का एक क्यूबिकल शेप है, ठीक है। और इसमें आपको बोला गया है कि जो हर एक वायर का रेजिस्टेंस है, यानी हर एक आर्म का जो रेजिस्टेंस है, मान लो कि देखो वो क्यूब है तो सारे वायर जो है कि एक तो इक्वल लेंथ के होंगे तो हर एक का रेजिस्टेंस सेम होगा। तो मान लिया कि हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। बाकी क्वेश्चंस में आपको बोल सकते हैं कि मान लो कि हर एक वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, हर एक वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, 5 ओम है, 8 ओम है, कुछ भी वैल्यू हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली मान लेता हूँ हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर। तो मैं आर की टर्म में जो है आपका आंसर निकाल दूंगा, और वो क्या है आपको जो है आसान रहेगा करने में। बस करना क्या है, आर की वैल्यू को पुट कर देना है, शॉर्टकट की तरह काम हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन रहेगा, क्यूब है जिसमें हर एक वायर का इक्वल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कुछ भी गिवन होगी और आपसे पूछ लेगा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द अपोजिट एंड्स ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। या फिर आपसे नाम बोल सकते हैं अक्रॉस एजी, अक्रॉस ईसी, या फिर आपसे देखो अक्रॉस एजी या अक्रॉस ईसी एक ही बात है, अपोजिट डायगोनल। या फिर आपसे पूछ सकता है कि ए और बी के अक्रॉस बताओ, यानी किसी आर्म के अक्रॉस। या फिर आपसे पूछ सकता है ए और सी के अक्रॉस, यानी किसी एक फेस के डायगोनल के अक्रॉस। तो मैं यहाँ पर आपको जो है सिर्फ बॉडी डायगोनल के अक्रॉस कराऊंगा, जो क्यूब का डायगोनल है उसी लॉजिक को अप्लाई करके आप बाकी सारे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक वायर का रेजिस्टेंस उन्होंने बोला है कि इक्वल है और आर है। ओके, तो हम आर के टर्म में आंसर निकाल लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, और जहां पर भी हमें न्यूमेरिकल मिलेगा तो हम उस फॉर्मूले में सीधा आर की वैल्यू रख देंगे और वो हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं, क्योंकि हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है सेम है और आर है, तो क्योंकि मैं हर एक वायर का रेजिस्टेंस को बीच में डिनोट कर देता हूँ कि आर हो गया, ठीक है। एक छोटे से रेजिस्टेंस से डिनोट कर देता हूँ वायर के रेजिस्टेंस को। बाकी उन्होंने बोला ये वायर का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हमने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है बच्चों। आर 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 आर, इसका रेजिस्टेंस भी आर हो गया, आर आर। कितने रेजिस्टेंस हो गए बच्चे आपके टोटल, क्योंकि 12 एजीज होती है ना क्यूब में, तो टोटल ये 12 रेजिस्टेंस हो गया होगा, देख लो, ठीक है। तो इसको आप सिंपली सीरीज या पैरेलल से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो क्योंकि हम डायगोनल के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो इसमें लगेगा किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ को आप अप्लाई कैसे करोगे, मान लो कि आपको ए और जी अपोजिट डायगोनल है,
तो उसके क्रॉस एक बैटरी आप लगा दो अपनी ओर से। ठीक है, मान लेते कितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी मान ली हमने। डन, इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब जो बैटरी अप्लाई करा है तो इन टर्मिनल का भी नाम रख देते कुछ P और Q। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है तो करंट भी सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कई तरीके से आप कर सकते हो। तरीका क्या है, आप इसमें से आई करंट फ्लो करा लो। यहाँ पर 3 पार्ट है, तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो I/3 I/3 I/3, उसका फर्दर उस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ से 3I लेकर चलूं तो थोड़ा और आसानी होगी। चलो तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, I। तो ये I करंट आ गया, इधर आगे क्या, 3 रास्ते और तीनों रास्ते पे इक्वल रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सिमेट्रिक पाथ है। तो क्या होगा, करंट तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इधर भी आ जाएगा I/3, इधर भी आ गया I/3 और इधर भी आ गया I/3। अब देखो ये फर्दर यहाँ जा रहा है आगे, इसको 2 रास्ते मिल रहे और अभी कहीं से इनके रिटर्न आने का अपोजिट नहीं है। तो ये हो गया आपका I/3, 2 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, I/6 हो जाएगा। और I/3 का आप इधर करोगे तो ये भी हो जाएगा I/6। इसी तरीके से इनका भी फर्दर देख लेते हैं। ये आके इधर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, I/6 I/6। इसी तरीके से ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर कितना हो जाएगा, ये I/6 और ये भी हो जाएगा I/6। अब देखो ये I/6 आया, ये इधर से I/6 हुआ, ऐड होके कितना हो जाएगा I/3। इसी तरीके से इधर से I/6 इधर से I/6 ऐड होके कितना हो जाएगा I/3। इसमें आप देखोगे I/6 ऐड होके I/3। अब इधर से आ रहा है I/3, इधर से I/3, इधर से I/3, तीनों ऐड होके सिंपली क्या हो जाएगा I। बैटरी में सेम करंट एंटर हो गया। अब क्योंकि इसमें कितने अननोन वेरिएबल है, 1, तो हमें इक्वेशंस कितनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, 1। तो आई की वैल्यू निकालने के लिए तो 1 से ध्यान रखना। अब बच्चे सोचेंगे बड़े आसान है, अंदर कोई भी एक लूप ले लो। ध्यान रखना, जब भी आप किरचॉफ्स लॉ से न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो कभी भी सारे के सारे लूप ऐसे मत लेना। देखो अंदर कहीं पर भी कोई बैटरी नहीं है और लूप आप अंदर जितने चाहो उतने बना सकते हो। अगर आपने सारे के सारे लूप ऐसे ले लिए जिनमें की बैटरी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो आपका इक्वेशन सॉल्व करके कभी आंसर आपको नहीं मिलेगा। उसमें हमेशा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0 = 0। जब भी आप उसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेट करोगे तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा 0 = 0, यानी कोई वेरिएबल मिलेगा नहीं, सब कट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कम से कम एक या जितने ज्यादा से ज्यादा उसके आप ऐसे लूप को चूज करें जिनमें कि आपके पास जो है बैटरी अवेलेबल हो। तो हम अंदर से कोई भी एक सिंगल लूप ऐसे लेकर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इस बैटरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लूप ले लेते हैं PA के बाद किसी भी रास्ते से जा सकते हो, तो मैं सिंपल रास्ते से चला जाता हूँ, मुझे G तक जाना है। तो A के बाद B पे चले जाते हैं, B से H पे चले जाते हैं और H से G पे और G से Q से और Q से वापस P पे। ठीक है, P से A तक में किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस बैटरी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। A से B में आप देखोगे तो A से B में रेजिस्टेंस R है और करंट है I/3। ठीक है, अब B से हम चलेंगे H की तरफ, तो आपका जो रेजिस्टेंस अगेन R है और करंट कितना है आपका I/6। अब H से G की तरफ आप जाओगे बच्चे तो अगेन आपको मिल रहा है कितना आ रहा है, H से G की तरफ रेजिस्टेंस R है और करंट कितना है आपका I/3। डन। और G से जब आप Q तक जा रहे हो तो कुछ नहीं मिल रहा है और Q से जब आप P तक जा रहे हो तो आप बैटरी के नेगेटिव में एंटर कर रहे हो तो आपको मिल रहा है -V = 0। तो V आपका उधर चला जाएगा, इधर ये आ जाएगा आपका क्या, I और R कॉमन ले लो, 1/3 + 1/6 + 1/3 = कितना हो गया बच्चे आपका, ये आ गया इधर V। डन। तो I R ये आप एल्सियम लेके सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 6, 3 2 1 2। तो ये आ गया आपका कितना आ गया बच्चे, I R
5/6 इक्वल टू V। तो यहां से आप देखोगे तो आपके पास I कितना आ गया बच्चे, 6V/5R। ठीक है। अब मान लेते हैं कि सर्किट का A और G के अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, वो हम मान लेते हैं R। टोटल करंट कितना बच्चे, I फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट के लिए, और टोटल वोल्टेज कितना V। तो यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर हम जो है R की वैल्यू हो जाएगी V/I की वैल्यू आप पुट कर दोगे इसमें, तो V बाय में I क्या जाएगा 6V, I बार ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये V से V कट गया, तो R इक्वल टू आ गया 5/6R। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब अक्रॉस इट्स बॉडी डायगोनल। इसी तरीके से फेस डायगोनल और किसी भी एक साइड के अक्रॉस आप निकाल सकते हो करंट के वैल्यू को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके। ठीक है, और यही आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। अब जैसे कि इसमें हर एक आर्म का रेजिस्टेंस आपको 1 ओम दे दिया, तो आप स्मॉल आर की जगह 1 रख दो, आंसर आ गया फटाफट। क्योंकि ये जो लास्ट में रिजल्ट है शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अगर मान लो आपसे जो है पूछ लिया, बोल दिया भाई हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, तो आप क्या करोगे, आर की जगह 10 रख दोगे, सिंपल है, और इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चे। इसी तरीके से आप फेस डायगोनल ऐसे मान लो कि डीबी या एसी का क्रॉस निकालने के लिए कह दिया, तो आप ट्राई करना। ठीक है, नहीं आएगा तो आप मुझे कांटेक्ट करना। इसके अलावा जो है आप किसी भी एक साइड का क्रॉस, मान लो एबी का क्रॉस पूछ लिया या डीसी का क्रॉस पूछ लिया, तो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और किरचॉफ लॉ का यूज भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। तब तक आप फिजिक्स वर्ल्ड से जुड़े रहिए। थैंक यू।